Hello students, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 2, 10th standard CBSE. Name of the chapter is Federalism. This is the second part of this chapter. Students, as you know, in the first part we have done about what is federalism is all about and what are its various features, what are the different paths to get federalism, and then what are the dual objectives of federal country. So that's it, what we have done in the first part. Now let us come back that what makes India a federal country. भारत जो है उसको फेडरल कंट्री बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ों को अडॉप्ट किया है, हमने किन रास्तों को अडॉप्ट किया है, क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर पेज नंबर 16. Question arise here itself, what makes India a federal country? This is your question here. What we have earlier seen how small countries, इसके पहले हमने देखा है कि कितने छोटे छोटे कंट्री जैसे बेल्जियम है, श्रीलंका है, उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना किया है अपने देशों की डाइवर्सिटी को होल्ड करने के लिए, क्योंकि सभी देश जो हैं उनमें जो पॉपुलेशन होती है वो डाइवर्स होती है, सभी अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर रहते हैं, डाइवर्स कंट्री होती हैं सभी. सो व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री. जब ऐसे छोटे छोटे देश बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश जिनमें डाइवर्स टाइप ऑफ पॉपुलेशन रहती है, वहाँ के उनको एडमिनिस्टर करने में कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो हमारे जैसे बड़े देश का क्या, जिसमें कितनी सारी लैंग्वेज हैं, रिलीजन हैं, रीजन्स कितने अलग अलग क्षेत्र हैं. व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. भारत में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किस तरीके की हैं. लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे संविधान से. इंडिया हैड इमर्ज एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल. भारत का जो विभाजन हुआ था, ये आप 9th में भी पढ़ चुके हो कि भारत का जब विभाजन हुआ था, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो बहुत ही पेनफुल और एक ब्लडी पार्टीशन हुआ था. पाकिस्तान जो देश था वो हमारे से अलग हुआ था, लगभग 20 लाख लोग जो थे वो उसमें मारे गए थे. सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स. उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो देश का हिस्सा बनने वाले थे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो या तो भारत में ऐड हो जाएं या तो वो जाकर पाकिस्तान में मिल जाए या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. भारत का जो संविधान है वो क्या बताता है इसको, वो इसको कंसिडर करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग राज्यों का एक संघ. इस तरीके से वो डिक्लेयर करता है भारत को. ऑल्दो इट इज़ नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन. हालांकि यहाँ पर कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं होता है. द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. लेकिन भारत का जो एक यूनियन, भारत जो संघ है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, फेडरलिज्म के सिद्धांत पर काम करता है. मीन्स इट द एनी नेशन दैट हैज़ मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज फेडरलिज्म. वो भारत में भी है. लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव. जैसा कि हमने जो इसकी 7 फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था, व्हाट इज़ फेडरलिज्म इज़ ऑल अबाउट एंड व्हाट आर इट्स वेरियस फीचर्स, इसके बारे में हमने पहले से पढ़ा था. वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस. जितने भी वहाँ पर जो भी फीचर्स आपने वो 7 फीचर्स आपको याद होंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको पढ़ाए थे, इसके पिछले पेज पर ही हैं वो. उन सभी वो जो जितनी भी सारी फीचर्स हैं वो हमारे संविधान, वो सारे जो प्रोविज़न हैं वो अप्लाई टू द प्रोविज़न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो जितने प्रावधान हैं उनके ऊपर अप्लाई होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारा संविधान शुरुआत में एक 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हमको प्रोवाइड करता है, मतलब 2 लेवल की सरकारों को हमको प्रोवाइड करता है. द यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सबसे पहला यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और दूसरी है अलग अलग राज्यों की या स्टेट की गवर्नमेंट. लेटर ए 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. उसके बाद काफ़ी समय के बाद एक तीसरे लेवल की जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट जो था उसको ऐड किया गया, जिसको हम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर हम लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स के रूप में हम उसको जानते हैं. एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टियर्स इंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन. जैसा कि किसी भी फेडरेशन में हमने पढ़ा था कि ये किसी भी फेडरेशन की
फ़ीचर होती है, सबसे बड़ी मेन फ़ीचर ये होती है कि सभी लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अपने 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 एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन होते हैं, मतलब जिन चीज़ों के ऊपर वो काम कर सकते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर वो फैसले लेते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स थ्री लिस्ट। हमारा जो संविधान है वो तीन क्लियरली डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव पावर्स को, कि किसको लेजिस्लेटिव का मतलब आप जानते हो विधायिका, कानून बनाने वाली शक्ति जो होती है उसको विधायिका लेजिस्लेटिव कहते हैं हम। तो ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सभी लेजिस्लेटिव पावर का क्लियर डिवीज़न दिखाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारे पास तीन लिस्ट हैं, हमारे संविधान में तीन लिस्ट दी गई हैं। जो सबसे पहली लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। इस लिस्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिन चीज़ों के ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति है वो यूनियन के पास रहेगी, केंद्र की सरकार के पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। और ऐसे विषय जो कि हमारे राष्ट्र के हित के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, जैसे क्या क्या है वो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। क्या क्या है वो, डिफेंस है, और डिफेंस के बाद डिफेंस ऑफ द कंट्री, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। इनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, इसको इन लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया गया था ताकि दे आर इंक्लूड इन दिस बिकॉज वी नीड एक यूनिफॉर्म, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए पूरे देश में, जो चीज़ें एक जैसी हों। जैसे कि करेंसी है तो पूरे देश की करेंसी सेम होनी चाहिए, सभी राज्य को अलग अलग ना बनाएं। इसीलिए यहाँ पर ये सारी शक्तियाँ किसको दी गई हैं, यूनियन को दी गई हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज। यहाँ पर जो भी इन विषयों के ऊपर जो कानून बनाने की पावर है वो किसके हाथों में है, यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है। एंड रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, जो भी यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी विषय मेंशन किए गए हैं उन सभी के ऊपर कानून बनाने का हक सिर्फ किसको है, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। State list contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को है, जो कि राज्य के हित के हिसाब से या लोकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पुलिस हो गई, व्यापार हो गया, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, या खेती बाड़ी है, या सिंचाई व्यवस्थाएं हैं। The state government alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. तो यहाँ पर जितने भी विषय बताए गए हैं उन सभी के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य की सरकार के पास। फिर है कंकरेंट लिस्ट। इट इंक्लूड्स subjects of common interest of both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade, union, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in the list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will प्रिवेल। यहाँ पर कुछ ऐसे विषय हैं जिनका जो दोनों ही हिसाब से, यूनियन के गवर्नमेंट के हिसाब से और स्टेट गवर्नमेंट्स के हिसाब से ही, दोनों के इंटरेस्ट के लिए समान है। कुछ ऐसे विषय जैसे कि एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, व्यापार है, मैरिज है, अडॉप्शन गोद लेने का है, और सक्सेशन उत्तराधिकार का जो विषय है। इन चीज़ों के ऊपर दोनों ही सरकारें, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही कानून बना सकती हैं। जो भी यहाँ पर इस लिस्ट में मेंशन किए गए हैं, जो भी विषय यहाँ पर इसमें मेंशन किए गए हैं, अगर दोनों के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून आपस में कॉन्फ्लिक्ट करता है तो कौन सा वाला कानून मान्य होगा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून होगा वो मान्य होगा। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट
द डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। यहाँ पर यही आपका क्वेश्चन भी है कि वो ऐसे विषय है जिनको इन तीनों में लिस्ट में से कहीं पर भी ऐड नहीं किया गया है, उनके बारे में क्या। और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने के काफ़ी साल के बाद एग्जिस्ट हुए। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट, हमारे संविधान के मुताबिक जो चीज़ें इन तीनों लिस्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उनके ऊपर द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडियरी सब्जेक्ट्स। इनको रेजिडियरी सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, जो इन तीनों लिस्ट में कोई भी ऐसा कानून जो इन तीनों में कोई भी ऐसा विषय जो इन तीनों लिस्ट में शामिल ना हो, उसको हम रेजिडियरी सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। वी नोटेड अबव। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, या फिर डिस्क्राइब अबाउट द थ्री लिस्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, या फिर हाउ द डिफरेंट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैज़ बीन डन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका सीधा आंसर यही है। ये तीनों लिस्ट के बारे में आपको मेंशन करना है और ये बताना है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने किस तरीके से पावर को डिवाइड किया हुआ है, हमारा जो 3 टायर सिस्टम है उसको वो किस तरीके से काम करता है। उसके बाद वी नोटेड अबाउट द मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर। हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फेडरलिज्म, एक है होल्डिंग टुगेदर, एक है कमिंग टुगेदर। हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सारी जो फेडरेशंस हैं जो होल्डिंग टुगेदर, भारत जो है वो होल्डिंग टुगेदर के हिसाब से काम करता है, तो उसमें सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो भी राज्य हैं या जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं या जो हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, उनमें सभी पावर्स को इक्वल डिवाइड नहीं किया जाता है, कहीं किसी को ज़्यादा दी जाती है। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, इसलिए हमारे जो जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं उन सभी के पास समान रूप से शक्तियाँ नहीं हैं। कुछ सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। कुछ जैसे जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्योंकि ये बुक पहले से है, उसके बाद रिवाइज नहीं की गई है, क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसका सारा जो कामकाज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ गया है। लेकिन क्योंकि ये पहले की है तो हमें इसके हिसाब से, हमें अपनी बुक के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें पहले से मेंशन की गई हैं। तो जैसे जम्मू कश्मीर है उसका अपना संविधान था पहले। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट, भारत के संविधान के बहुत सारे जो प्रोविजन थे, बहुत सारे जो प्रावधान थे, वो वहाँ जम्मू कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते थे। एंड द स्टेट्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली, वो बिना वहाँ की स्टेट की वहाँ की विधानसभा के अप्रूवल के बिना वो वहाँ जो हमारे संविधान के बहुत सारे जो कानून है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं किए जा सकते थे। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स कैन नॉट बाय द लैंड और हाउस हेयर, भारत के जो दूसरे निवासी हैं वो वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते, घर नहीं खरीद सकते। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, वैसे ही बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जहाँ पर दूसरे राज्य भी हैं जिनको स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. कुछ ऐसी यूनिट्स हैं भारत की यूनियन की विच एंजॉय, जिनको बहुत ही कम पावर्स दी गई हैं। दीज आर एरियाज़, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जिनको अपने इंडिपेंडेंट राज्य भी नहीं बनाया जा सकता, और विच कुड नॉट, जिनको दूसरे एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता। ऐसे एरियाज़ जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और दिल्ली है, दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, इसीलिए इनको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर, इनके पास राज्यों के जैसी शक्तियाँ नहीं हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं इन राज्यों को इन एरियाज़ को चलाने के लिए, तो इसीलिए इनको यूटीज़ कहा गया है, यूनियन टेरिटरीज। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यही हमारा बेसिक ढांचा है, स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक,
और ये इतना आसान नहीं है, इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना इतना आसान नहीं है। जो हमारे संविधान में मेंशन की गई है चीज़ें, जिस तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किए गए हैं, उसको कोई भी अपने आप से चेंज नहीं कर सकता, ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, ना फिर सिर्फ राज्यों की सरकारें। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज, हमारी जो पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है, वो भी इसको, इन अरेंजमेंट को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर इसके अंदर कुछ भी चेंजेस किया जाना है तो हमारे जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, उन दोनों में एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से, उसकी सहमति से इसको ही कुछ भी चेंजेस किए जाने हैं तो उसकी सहायता से ही वो चेंज हो सकते हैं। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। उसके बाद जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें कम से कम उन सभी राज्यों की जो भी लेजिस्लेचर हैं, विधानसभाएं हैं, विधान परिषद हैं, उनमें से कम से कम आधे राज्य जो हैं वो इसको समर्थन देंगे, तभी जाकर ये कोई भी चेंजेस इन अरेंजमेंट के अंदर चेंज होंगे। द जुडिशरी, उसके बाद जो हमारी जुडिशरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, की हमारे संविधान के जो भी प्रोविज़न है वो सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं या नहीं, या सभी प्रोसीजर अच्छे तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर्स, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। अगर राज्य की सरकार या फिर राज्य की सरकारों में या फिर राज्य और केंद्र के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो डिसीजन लेगा। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय laying taxes on in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास शक्तियां हैं। द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स बाय लेविंग टैक्स। वो उनके अलग अलग जो टैक्सेस जो होते हैं, केंद्र सरकार अलग तरीके से टैक्सेस लागू करती है और जो राज्य की सरकारें होती हैं उनके टैक्सेस जो एरिया होते हैं वो अलग होते हैं, ताकि वो अपने स्मूथली अपनी गवर्नमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर सकें और जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको वो अच्छे तरीके से पूरा कर सकें और उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। So students, that's it in this video.